हेलो एवरीवन एंड यूर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। हमारे सभी BLLB के स्टूडेंट जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जो अपना सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं दिसंबर में, उनके लिए ये वीडियो और ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करें और साथ ही अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इतने अच्छे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको और किसी चैनल पर या वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज हम जिस प्ले का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं, ये है आपका फर्स्ट पेपर जिसका नाम है इंग्लिश फर्स्ट। इंग्लिश फर्स्ट में आपने देखा होगा कि आपका एक प्ले है और प्ले का नाम है विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन बाय एगाथा क्रिस्टी। एगाथा क्रिस्टी का ये प्ले जिसका नाम है विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। Question number 3, discuss the theme of witness for the prosecution by Agatha Christie। आपको इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एगाथा क्रिस्टी के द्वारा जो थीम है विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन की, उसकी व्याख्या करिए। या फिर दूसरी तरह से इस तरह भी फॉर्मेट आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन का, और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बाय एगाथा क्रिस्टी, मतलब आलोचनात्मक व्याख्या करिए इस कहानी की जिसका नाम है विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बाय एगाथा क्रिस्टी, जो लिखने वाली एगाथा क्रिस्टी हैं। BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट भी करेंगे। बहुत ही बी केयरफुल, नोट डाउन इन योर एग्जाम। ओके, आंसर। Agatha Christie, Witness for the Prosecution is a brilliant courtroom drama filled with suspense, deception, and an unexpected twist। अगाथा क्रिस्टी का जो ये प्ले है विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट कोर्ट रूम ड्रामा है। मतलब कोर्ट रूम का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अदालत के अंदर एक ड्रामा है जिसका अगर हम बात करें तो जिसमें सस्पेंस है, डिसेप्शन है, धोखा है। सस्पेंस आप समझ रहे होंगे, डिसेप्शन मतलब धोखा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, और इसी तरह के इसके अंदर ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे। The story revolves around Leonard Wall, a young man accused of murdering a wealthy older woman। ये कहानी घूमती है लियोनार्ड वॉल के चारों तरफ, जो कि एक यंग मैन है, और उसके ऊपर वो किसके लिए एक्यूज्ड है, क्योंकि उसने हत्या की है एक बहुत ही धनी और बूढ़ी महिला की। तो एक बूढ़ी महिला है लेकिन धनी औरत है, उसकी उसने हत्या की है। तो ये उसके ऊपर यंग मैन जो हमारा लियोनार्ड वॉल है, ये इसके लिए एक्यूज्ड है, अपराधी है। मिस एमिली फ्रेंच, और उस बूढ़ी औरत का नाम क्या था, मिस एमिली फ्रेंच, हु हैड लेफ्ट हिम ए लार्ज इनहेरिटेंस, जो अपने पीछे वो तो मर गई, उनका तो मर्डर हो गया, किसका, मिस एमिली फ्रेंच का, लेकिन वो अपने पीछे अपनी बहुत सारी संपत्ति बड़े पैमाने पर छोड़कर मरी हैं। द केस अगेंस्ट वॉल सीम्स स्ट्रॉन्ग बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस एंड एविडेंस पॉइंट डायरेक्टली एट हिम। इस केस में वॉले के ख़िलाफ़ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे सर्कमस्टेंसेस उसके ख़िलाफ़ हैं, सारे एविडेंस भी उसके ख़िलाफ़ है, जो डायरेक्ट उसको ही पॉइंट आउट करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब पूरी तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ऑफेंस हुआ है उसका ऑफेंडर लियोनार्ड वॉल है। मतलब हमारा जो अपराधी है पूरी तरीके से लियोनार्ड वॉल है, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस, सारे एविडेंस लियोनार्ड वॉल को ही डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टूड। ये पहला पैराग्राफ है आपका, इसको इस तरह से आप समझिएगा, और जब आप नोट डाउन करेंगे एग्ज़ाम में तो भी आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपको ये क्लियर भी हो जाएगा, और आप इससे एक अच्छा मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। Wallace's lawyer, Mr. Marin, is convinced of his client's innocence and looks for ways to prove it। वॉले के जो लॉयर है जिनका नाम है मिस्टर मैरिन, जो कि पूरी तरीके से अपने क्लाइंट की ईमानदारी को देखते हुए उसे साबित करने के लिए सब कुछ अपने पैंतरे आजमा रहे हैं। क्योंकि मिस्टर मैरिन उनके लॉयर हैं, तो जाहिर सी बात है लॉयर का तो काम ही है कि अपने क्लाइंट को बचाए। तो मिस्टर मैरिन अपने क्लाइंट की मासूमियत, इनोसेंस आया है ना वर्ड, मतलब अपने जो क्लाइंट है, उनका क्लाइंट कौन है, वॉले है, तो वॉल की इनोसेंस और उसका लुक्स फॉर वेज टू प्रूव इट, वो उसकी इनोसेंट को प्रूव करने के लिए सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। द बिगेस्ट शॉक कम्स व्हेन वॉलेस वाइफ रोमन इज कॉल्ड एज ए विटनेस। सबसे बड़ा शॉक तो तब लगता है जब वॉले की वाइफ को कटघरे में बुलाया जाता है और एज ए विटनेस उससे फिर
सवाल जवाब किए जाते हैं, ठीक है, या उसका ट्रायल लिया जाता है। तो उसकी वॉले की वाइफ का नाम है रोमन। तो रोमन को क्या किया जाता है, विटनेस के तौर पे फिर बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हर हस्बैंड शी टेस्टिफाइज अगेंस्ट हिम, स्टेटिंग दैट ही रिटर्न होम ऑन द नाइट ऑफ द मर्डर कवर्ड इन ब्लड। बजाय इसके कि उसकी पत्नी अपने पति का साथ देती, उसने तो एकदम से उसके खिलाफ ही पूरी मतलब गवाही दे दी। और उसने कहा कि जिस रात वॉले वापस आया था घर लौट करके, तो उस रात उसके जो कपड़े थे उनके ऊपर हत्या का ब्लड लगा हुआ था। समझ में आई बात? यानी हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि रोमन अपने पति को बचाएगी, क्योंकि भाई रोमन तो अपने हस्बैंड के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगने देगी। तो रोमन ने तो मगर एकदम से शॉकिंग कर दिया सबको, जितने भी ट्रायल रूम में थे। उसने इस तरह का, उसने अपने हस्बैंड को सपोर्टिंग करने के बजाय एकदम से उसके खिलाफ ही सारी गवाही दे डाली। और उसने कहा कि जिस रात ये घर लौट करके आया था, जिस दिन फ्रेंच एमिली का मर्डर हुआ है, तो उस दिन इसके कपड़ों के ऊपर ब्लड, इसके कवर के ऊपर, यानी जो इसने कवर पहन रखा था उसके ऊपर ब्लड लगा था। दिस बेट्रायल सीम्स टू सील वॉल्स फेट। यहाँ से ऐसा दिखाई देता है या ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब वॉले के भाग्य पर मोहर लग चुकी है। यानी अब वॉले का भाग्य कहाँ चला गया, जेल के अंदर। तो ऐसा लगा कि वॉले का जो भाग्य है उसके ऊपर मोहर लग गई है, और वो भी किसकी, क्रूरता की। बेट्रायल का मतलब क्रूरता की। तो ऐसा दिखाई देता है उसके बाद में कि वॉले के भाग्य के ऊपर क्रूरता की मोहर लग गई है। However, later Marine receives letter allegedly written by Roman to another man, proving she is laying out of spite and jealousy. However, letter, और इसके कुछ समय बाद ही मैरन को कुछ ऐसे लेटर्स प्राप्त होते हैं जिसको रोमन जो उसकी वाइफ है, रोमन के द्वारा किसी दूसरे आदमी के थ्रू बन करके लिखा गया था। मतलब रोमन ने क्या किया कि एक फर्जी लेटर लिखे और वो मैरन के हाथों तक पहुंचाए। तो रोमन ने अनदर मैन बन के ख़तों को लिखा और उसने मैरन तक पहुंचाने का काम किया। प्रूविंग शी इज़ लेइंग आउट ऑफ स्पाइट एंड जेलसी। और उन ख़तों से ही पूरी तरह साबित हो रहा था कि रोमन झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है वॉले से, इसलिए वो वॉले के ख़िलाफ़ गवाही दे रही है। These letters discredit her testimony in court. यही ख़त फिर आगे चल कर के कोर्ट में एक उसके खिलाफ गवाही के तौर पर मतलब वहाँ पर साबित भी हुए। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ कि यही ख़त चल कर के आगे कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत हुए, तो वो सारी चीज़ें जो उसकी वाइफ अपने पॉजिटिविटी समझ रही थी कि उसने जो गवाही दी है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़, तो वो सही साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा और उसी को झूठा करार दे दिया गया रोमन को। As a result, Leonard Wall is dramatically acquitted and justice seems to have been served. इसका परिणाम ये हुआ कि लियोनार्ड वॉले को ड्रामेटिकली एकदम से छोड़ दिया गया, और ऐसा लगा एक पल में कि जैसे जो न्याय था वो उसको प्राप्त हो गया है और न्याय ने उसकी बहुत आगे बढ़ कर के सेवा की है। तो जस्टिस उसको मिल गया है। किसको? वॉले को, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो तो झूठी साबित हो गई, तो केस भी हल्का पड़ गया, ऐसे समझिए। तो वॉले को छोड़ दिया गया। बट क्रिस्टी इंट्रोड्यूसेस हर ट्रेडमार्क ट्विस्ट इन द फाइनल मोमेंट्स। लेकिन हमारी जो अगाथा क्रिस्टी राइटर हैं, उन्होंने बाद में एक बड़ा ही अच्छा ट्रेडमार्क ट्विस्ट लिया और फाइनल मोमेंट्स में इसको दिखाया। रोमन्स बेट्रायल वॉज एक्चुअली पार्ट ऑफ ए क्लेवर प्लान। रोमन ने जो इतनी क्रूरता दिखाई थी वो असल में उसकी चालाकी का ही एक हिस्सा थी। She deliberately gave false testimony and then produced the damaging letters to discredit herself, all to manipulate the jury into freeing Leonard. उसका ये कहना था रोमन का कि अगर वो ऐसा ना करती, she deliberately gave false testimony, उसने कहा कि इसीलिए उसने झूठे टेस्टिमनी यानी झूठे लेटर, झूठे सबूत भेजे थे, ताकि उसके लेटर के बल पर जो जितनी भी मैंने गवाही दी है उस सबको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और सबको डैमेज माना जाए। और यही हुआ भी। जूरी का दिमाग पलट गया और उसने क्या किया, लियोनार्ड को एकदम से आज़ाद कर दिया, क्योंकि जूरी को लगा कि ये बात सही है, भाई रोमन उसकी वाइफ है तो जेलेसी की वजह से अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही है। इन ट्रूथ लियोनार्ड वॉज गिल्टी ऑल अलोंग एंड रोमन्स कनिंग इंश्योर्ड हिज रिलीज। सच तो ये था कि लियोनार्ड वाकई ही गिल्टी था, यानी वो हकीकत में एक्यूज था, उसने एमिली फ्रेंच की हत्या की थी, लेकिन रोमन की चालाकी की वजह से उसे छोड़ दिया गया।
The story ends with a chilling sense of irony. The court has been deceived, truth has been buried, and a murderer walks free, not because of justice, but because of love and manipulation. इस कहानी का अंत ये बताता है कि इसमें हमारे समाज जो हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के चारों ओर, उसके ऊपर एक व्यंग करते हुए दिखाया गया है बड़े ही आसान तरीके से। कोर्ट में जहाँ पर डिसीव होना था, जहाँ पर मतलब अगर देखा जाए धोखा दिया जा रहा था सच बोलने का, एक्चुअली वो सच नहीं था, और जो सच था उसको दफना दिया गया। वो सच क्या था? क्योंकि मर्डरर जो था वो फ्री घूम रहा था, जबकि वॉले ने ही एमिली फ्रेंच की हत्या की थी। मगर उस सच को दफना करके सामने धोखे वाला सच लाया गया। नॉट बिकॉज ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस तो न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसे आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्यार था, हाँ एक मैनिपुलेशन है, यानी लोगों के दिमाग को पलटने का एक गेम था। तो जूरी का दिमाग पलटने का काम रोमन ने किया था, बड़ी ही चालाकी के साथ। Agatha Christie masterfully blends courtroom tension, psychological drama, and an unforgettable twist, making Witness for the Prosecution one of her most celebrated and frequently adapted works. अगाथा क्रिस्टी ने बड़ी ही निपुणता के साथ पूरे कोर्टरूम की उस टेंशन को दिखाया जो होती है एक्यूज को और प्लस उसके रिलेटिव्स को। साइकोलॉजिकली ड्रामे को उसने प्रस्तुत किया और एक ऐसा ना भूलने वाला ट्विस्ट भी दिया जिससे पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन विटनेस के बदौलत बदल गया। वन ऑफ आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड, और इसका पूरा श्रेय और पूरा सेलिब्रेशन मनाया गया रोमन के पक्ष में, क्योंकि उसी ने पूरे काम को फ्रीक्वेंटली तरीके से अंजाम दिया था। उसने ही पूरी तरीके से जूरी के ब्रेन को मैनिपुलेट किया। साथ ही उसने, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो नहीं चाहती थी वो जेल के पीछे रहे, और उसे कहीं से भी मतलब चीज़ें नहीं हो रही थी, कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी ये सारी चीज़ें कि उसका हस्बैंड एक एक्यूज़ कहलाए और सोसाइटी में उनकी वैल्यू जो है वो एकदम से डैमेज हो जाए। इसलिए उसने इस तरह का नाटक किया, जबकि जानती वो भी थी कि उसका हस्बैंड पूरी तरीके से गिल्टी है। ओके, तो ये था आपका प्ले विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन बाय एगाथा क्रिस्टी। बहुत अच्छा प्ले है, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। कहानी बहुत अच्छी है स्टोरी इसकी, ठीक है। चलिए, अब हम आपसे यही कहेंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें इसी तरह से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियोज़ चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।